नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों का विवेचन किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के गद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम पाठ 2 को लेकर के हाजिर हैं। निबंध है कवि कर्तव्य और इसके निबंध का लेखक हैं वो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 2 गद्यांश है वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में और इस निबंध का जो मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, उसको हम समझते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ संख्या ये आपके पृष्ठ संख्या प्यारे विद्यार्थियों 22 पर है। आपके पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह पुस्तक में 22 नंबर पृष्ठ पर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जन्म इनका 1864 में हुआ, देहावसान 1938 में। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के युग विधायक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। देखिए कितने विद्वान थे ये, सभी भाषाएं लगभग जानते थे। संस्कृत भी जानते, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी बहुभाषी ये जानते थे। उन्होंने रेलवे में नौकरी भी की, जिसे उन्होंने अधिकारी के व्यवहार के कारण छोड़ दी थी। रेलवे में नौकरी भी इनकी लगी थी, लेकिन अधिकारी से झड़प हो गई थी। इनका व्यवहार के कारण मतलब अधिकारी के व्यवहार के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था। मूलतः वे एक सच्चे साहित्य साधक थे। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती है, 1903 में उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया और 1903 से लेकर 1920 तक का ये कार्य उन्होंने ही किया था और इसे हिंदी के विकास का केंद्रीय मंच बनाया। वे 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया वह बहुआयामी था। बहुत उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने उन विषयों पर भी अपना हिंदी में लिखा था, उन विषयों को भी हिंदी में लिखा और लिखवाया जिन पर हिंदी में साहित्य उपलब्ध नहीं था। हिंदी के बहुत पक्षपाती लेखक थे, आलोचक थे और हिंदी को बढ़ावा देने, हिंदी का विकास करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और उनका संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ, संपत्ति शास्त्र ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और यह ग्रंथ अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। उन्होंने अपने समय के कवियों और लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने की भी प्रेरणा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन जो कवि और लेखक थे उनको उन्होंने नए नए विषयों पर लेखन कार्य करने की प्रेरणा दी थी। और उन्होंने खड़ी बोली जो हिंदी है, खड़ी बोली में काव्य रचना करने की दिशा में कवियों को मार्ग प्रशस्त किया था, यानी खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। और क्योंकि उससे पहले ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखावट होती थी, पद्य गद्य रचनाएं जो पद्य रचनाएं ज़्यादा होती थी, तो उसकी जगह फिर उन्होंने हिंदी को अपनाने की बात कही और उन्होंने दूसरी रचनाओं में संशोधन करके उनको प्रकाशन योग्य बनाया। और उन्होंने स्वयं मौलिक लेखन भी किया, स्वयं का लेखन भी किया, अनुदित भी किया। द्विवेदी जी की साहित्य उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है प्यारे विद्यार्थियों। उनके मौलिक तथा अनुदित ग्रंथों की संख्या 80 के ऊपर जाती है और उन्होंने 8 काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया था और उनके मौलिक काव्य हैं जिन्हें वे तुकबंदी ही मानते हैं। लेकिन गद्य के क्षेत्र में उनका योगदान अप्रतिम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। अनेक अनुदित कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य आलाप, आलोचना अंजलि, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग्विलास, विचार विमर्श आदि ऐसी मौलिक गद्य कृतियाँ दी है और जिनकी संख्या लगभग 50 से करीबन है। तो ये द्विवेदी जी का योगदान रहा साहित्य में। द्विवेदी जी ने रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति पर विरोध किया क्योंकि आस्तिकता, आदर्शवादिता, न्यायनिष्ठा, कर्तव्यपरायण, लोक संग्रह, आत्मसंयम, भारतीय नैतिकता उनके गंभीर व्यक्तित्व की अभिनंग थी। यानी वे एक आदर्शवादी, आस्तिकवादी, न्यायनिष्ठा, कर्तव्यपरायण, लोक संग्रह, आत्मसंयम, भारतीय नैतिकता ये उनके स्वभाव में था, इनके व्यक्तित्व में था। उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध लिखे। वे अपने युग के साहित्यकारों के पथ प्रदर्शक भी बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपने युग के जो साहित्यकार थे उनके पथ प्रदर्शक बने थे। उनके लिखे निबंध विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध लिखे।
वे सरल किंतु व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के पक्षधर थे। वे सरल व्याकरण सम्मत यानी व्याकरण पर इन्होंने बहुत जोर दिया। शुद्ध व्याकरण के का प्रयोग करने के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बल देते थे और उनके निबंधों की भाषा बहुत स्पष्ट है, बहुत गम्य है। तो अवश्य ही उनके निबंधों की उपदेशात्मकता और निजी आग्रहशीलता का अतिरेक मिलता है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, कवि कर्तव्य जो आपका पाठ है, ये जो निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, इसमें देखिए क्या मूल भाव है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध, ये पृष्ठ संख्या 23 पर है प्यारे विद्यार्थियों, 23 नंबर पृष्ठ पर है ये। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध कवियों को समझाने के लिए लिखा है कि उन्हें किस प्रकार की कविता लिखनी चाहिए। उनका इस निबंध को लिखने का उद्देश्य यही, नाम से ही पता चलता है कवि कर्तव्य, कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखा और इसमें उन्होंने कवियों को प्रेरित किया। ये समझाने के लिए उन्होंने लिखा कि कवियों को किस प्रकार से कविता लिखनी चाहिए। वे कवियों से आग्रह करते हैं कि वे नए नए विषयों पर काव्य रचना की लिखें। यानी महावीर प्रसाद जी उस समय कवियों को यही प्रेरणा देते थे कि वह अनेक विषयों पर, नए नए विषयों पर है वो काव्य रचना लिखे, नए नए छंदों का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि कविता तुकांती हो, जरूरी नहीं कि कविता में तुक होने चाहिए, किंतु कविता में अर्थ सौंदर्य की आवश्यकता हो। कविता तुकबंदी अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कविता में अर्थ सौंदर्य होना चाहिए। अर्थ से ही कविता का मान होता है। कवि की कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह शुद्ध और भावव्यंजक भाषा का प्रयोग करे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बात कही है कि कवि की कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह शुद्ध और भावव्यंजक भाषा का प्रयोग करे। सार्थक तथा उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग से ही कविता अपूर्व रसायन बन जाती है। और अर्थ सौरस्य यानी अर्थ का चमत्कार, अर्थ की चारुता, अर्थ की सुंदरता कविता का प्राण होती है। अर्थ सौरस्य यानी अर्थ का चमत्कार, अर्थ की सुंदरता, ये कविता के प्राण होते हैं। अश्लीलता, ग्राम्यता और नीरसता कवि को बचना चाहिए, यानी अपनी कविता में अश्लीलता, ग्राम्यता या नीरसता नहीं रखनी चाहिए। इससे कवि का मान सम्मान घट जाता है, उसकी कविता उपयोगी नहीं होती है। कविता मनोरंजक होने के साथ साथ उपदेश मूलक होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? उपदेश देने वाले होने चाहिए। यदि पाठक को कविता पढ़ने से कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, अगर कोई पाठक कविता पढ़ रहा है और उस कविता से उसको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो वह कविता बहुत प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती, न वो कवि और न उसकी कविता। तो इसलिए पाठक को ऐसी कविता होनी चाहिए जिससे उसको कोई प्रेरणा मिले, मनोरंजन भी हो, उपदेश भी हो। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ संख्या 23 पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कवि क्रम जो निबंध है उसका मूल भाव। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अभी इसके पाठ को लेते हैं, निबंध को लेते हैं। ये पृष्ठ संख्या प्यारे विद्यार्थियों 39 पर है। ठीक है, कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो थोड़ा सा मैं प्रारंभ में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताऊँ। ये जो पद है, ये गद्यांश है, वो कहाँ से है मैं बताऊँगा आपको। कवि कर्तव्य से हमारा अभिप्राय हिंदी के कवियों से है। समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बातों का विचार करके हम ये लिखना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि कवि कर्तव्य से हमारा अभिप्राय, इस निबंध को लिखने का अभिप्राय क्या है कि हिंदी के जो कवियों से हैं, समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बातों का विचार करके हम ये लिखना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। अपने मनोगत विचारों को हम थोड़े ही लिखना चाहते हैं, हम अपने मनोगत विचारों को थोड़े लिखेंगे। अतः इस लेख को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। यानी इस पाठ को महावीर प्रसाद द्विवेदी इस निबंध को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है छंद, दूसरा भाषा, तीसरा अर्थ और चौथा है विषय। तो क्या हो गया? छंद, भाषा और अर्थ और विषय, इन्हीं की यथाक्रम हम समीक्षा आरंभ करते हैं। महावीर प्रसाद जी कहते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पाठ आप ठीक से पढ़ेंगे और मैं अब इसके गद्यांश को, जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उन्हीं को हम ले रहा हूँ, सारे पाठ को नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए पहला गद्यांश आपके शुरुआत आरंभ में ही है प्यारे विद्यार्थियों। ये बाधा से पाठ आरंभ होता है, वहीं पर ये छंद जो लिखा, छंद जो पहला भाग है यहीं से इसका महत्वपूर्ण है। गद्य और पद्य दोनों ही कविता हो सकती है। यहाँ से देखिए कि गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। और ये समझना अज्ञानता है कि अज्ञानता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब सीमा से बाहर की स्थिति है कि जो छंदोबद्ध है वहीं का सभी काव्य हैं। जो छंदोबद्ध है सभी काव्य हैं। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे पद्य में, वही काव्य है। ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अगर कविता में लक्षण मिल रहे हैं कविता के,
वो चाहे गद्य में मिले चाहे पद्य में मिले, वही काव्य है। लक्षणहीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाए जा सकते, और लक्षण युक्त होने से सभी गद्यबद्ध बंद काव्य कक्ष में सृष्टिविष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात स्थापित किए जा सकते हैं, समाविष्ट किए जा सकते हैं। सृष्टिविष्ट का अर्थ क्या होता है? स्थापित करना, समाविष्ट करना। तो गद्य के विषय में कोई विशेष निर्दिष्ट यानी नियम, निर्दिष्ट का अर्थ होता है निर्देश, नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं जितनी कि पद्य में विषय में की जाती है। गद्य में इतनी ज़्यादा नियमों की आवश्यकता, निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती जितने पद्य में होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश है जो कि पद्य विषय में है। यहाँ तक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको तैयार करना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में। जैसे ये गद्यांश आ गया तो इसको कैसे लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कवि कर्तव्य निबंध शीर्षक निबंध से लिया गया, कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध से लिया गया है, यह अवतरित है। और इसमें लेखक ने कविता व काव्य के महत्व के साथ साथ सामान्य स्वरूप का काव्य का जो सामान्य स्वरूप है उसका उल्लेख करके उसके साथ छंद का, उसमें कविता में छंद का जो महत्व है उसको यहाँ पर प्रकाश डाला है। अच्छा, कविता में छंद का क्या महत्व है उस पर प्रकाश डाला है। तो इसमें देखिए आपको व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि कवि का क्या कर्तव्य क्या है, कवि का कर्तव्य क्या है, ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। इस संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, इस संबंध में सर्वप्रथम छंद पर विचार करते हुए लेखक कह रहा है। सबसे पहला टॉपिक है छंद। तो छंद पर विचार व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि कुछ लोग इस भ्रांत धारणा से ग्रस्त होते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि कविता केवल छंदों में ही की जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ लोगों की ये मान्यता है या भ्रम है, ये धारणा है कि कविता केवल छंदों में ही की जा सकती है, परंतु ये समझना अज्ञान की अंतिम दशा है। पराकाष्ठा लिखा है ना, गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। ये समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि छंदोबद्ध ही सभी काव्य हैं। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि काव्य केवल छंदों में ही, कविता केवल छंदों में ही की जा सकती है। ये समझना अज्ञानता की अंतिम दशा है, पराकाष्ठा है। अतएव द्विवेदी जी का यहाँ पर बात कथन है कि कविता तो गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है, कविता गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है, केवल छंदोबद्ध ही काव्य होता है, ये अज्ञानतापूर्ण कथन है। केवल छंदोबद्ध का रचना ही काव्य होता है, ये अज्ञानतापूर्ण है। कविता में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षण माने गए हैं। इस कारण चाहे गद्य से युक्त जो रचना हो या फिर पद्य से युक्त रचना हो, अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं, यदि उसमें कविता के मान्य लक्षण मिलते हैं तो वह कविता है। अगर मान्य लक्षण नहीं मिलते हैं तो वो कविता नहीं है, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो। अगर उसमें कविता के मान्य वे लक्षण है, जो लक्षण होने चाहिए कि कविता में, अगर वो लक्षण मौजूद है तो वह काव्य है, अगर नहीं है तो वह काव्य नहीं है। यानी कोई भी छंदोबद्ध लेख है और उसमें कविता के मान्य लक्षण अगर नहीं मिलते तो लक्षणविहीन होने से वह कवि काव्य नहीं माना जाएगा। ये बात आपको लिखनी है। इसी प्रकार से कविता के लक्षणों से युक्त होने वाली गद्यात्मक रचना को भी काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर कविता के लक्षण अगर मौजूद है गद्य रचना में भी तो वो भी काव्य है, कविता है। यानी कविता के लक्षणों से युक्त होने वाली गद्यात्मक रचना को भी काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये लिखा है ना कि लक्षणहीन होने से कोई छंदोबद्ध काव्य लेख काव्य नहीं कहलाते, और लक्षण युक्त होने से गद्यबद्ध काव्य भी सृष्टिविष्ट किए जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, गद्यात्मक रचना भी काव्य हो सकती है। इससे स्पष्ट हो सकता है कि कविता के लक्षणों को, जो कविता के लक्षणों से भरी हुई या मंडित गद्य और पद्य वाली रचना को काव्य स्वीकार करना चाहिए। सामान्य रूप से अगर गद्य के विशेष में विशेष नियमों की बतलाने की जरूरत नहीं होती। सामान्य रूप से गद्य में कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा है कि गद्य के विषय में कोई विशेष, गद्यांश में लिखा है कि गद्य के विषय में कोई विशेष निर्दिष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पद्य के विषय में है। तो ये बात यहाँ पर है। तो इसमें लिखा है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें सामान्य रूप से अगर बात करें तो गद्य के विषय में विशेष नियमों को, विशेष निर्देशों की बतलाने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु पद्य के संबंध में देखिए, पद्य में भाषा भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, विषय भी चाहिए, छंद का प्रयोग भी चाहिए। तो भाषा है, अर्थ है, विषय है, छंद है, उनके संबंध में ज्ञान लेना पड़ता है, आवश्यक होता है। यही कवि का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला कवि कर्तव्य का पहला ये गद्यांश हमने समझा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, कवि कर्तव्य के अंतर्गत सर्वप्रथम कविता में की पहचान करनी चाहिए। पहले कविता की पहचान रखनी चाहिए। फिर छंदों के प्रयोग की उपयोगिता क्या हो उसको समझाने का बल यहाँ पर दिया गया है। उसको समझने पर बल दिया है कि कोई भी कवि है अगर वह अच्छी कविता लिखना चाहता है तो उसे पहले तो कविता की पहचान होनी चाहिए तथा छंदों के प्रयोग की उपयोगिता समझने में होनी चाहिए। भाषा तत्संप्रदान है और शैली की बात करें तो यह विवेचनात्मक शैली है। भाषा है तत्संप्रदान भाषा है और शैली विवेचनात्मक है। ठीक है, तो शैली क्या है, विवेचनात्मक है, तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अगला एक गद्यांश वो ले लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये छंद नितांत परित्यक्त ही कर दिए जाए, दोहे अथवा चौपाई की सीमा का उल्लंघन करने में असमर्थ उनके लिए नहीं। तो ये छंद कहाँ से, ये गद्यांश कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पृष्ठ संख्या आपके 40 पर है, अगले पन्ने पर है प्यारे विद्यार्थियों। पृष्ठ संख्या 40 पर है ये आपका पहला जो गद्यांश है, इसको छोड़ करके दूसरा जो गद्यांश है जिसमें लिखा है दोवा चौपाई सोटा घनाक्षरी छप्पे और सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका है। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सके तो इनके अतिरिक्त और कुछ भी छंद भी और हैं। दोवा चौपाई सोटा घनाक्षरी में सब भी लिख रहे हैं और लिखते आ रहे हैं। तो कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी चाह रहे हैं कि कवियों को ऐसा होना चाहिए कि यदि वे लिखना चाहते हैं तो कुछ इनसे हटकर भी लिखे, इनके अतिरिक्त और भी छंद है संस्कृत के, उनको में भी लिखा करें। हम ये नहीं कहते, अब देखो गद्यांश ऐसे है, हम ये नहीं कहते कि ये छंद नितांत परित्यक्त कर दिए जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये छंद बिल्कुल ही समाप्त कर दिए जाए, त्याग कर दिए जाए। कौन से छंद, दोवा चौपाई सोठा घनाक्षरी छप्पे सवैया, इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, ये नहीं कहते। हमारा अभिप्राय यह है कि इनके साथ साथ संस्कृत काव्यों का भी प्रयोग किए गए वृत्त कहते हैं छंदों को, वृत्तों में से 2-4 उत्तमोत्तम वृत्तों को भी प्रचार हिंदी में लाया जाना चाहिए। यानी संस्कृत में जो संस्कृत काव्यों में जो छंद है, वृत्तों को यहाँ वृत्त शब्द दिया है, वृत्तों का अर्थ होता है छंद। तो संस्कृत काव्यों में जो वृत्त दिए, छंद दिए, उनमें से 2-4 उत्तमोत्तम यानी जो बहुत ही श्रेष्ठ हो, अत्यधिक जो श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठ छंदों का प्रयोग हिंदी में होना चाहिए। संस्कृत से हिंदी में भी उनका प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। और इन वृत्तों में जैसे द्रुत विलंबित छंद है, वंशस्थ छंद है, ये संस्कृत में छंद है। तो द्रुत विलंबित छंद है, वंशस्थ छंद है और वसंत तिलका छंद है, आदि व्रत ऐसे हैं। इनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि कवियों को चाहिए कि दोवा चौपाई सोटा के अलग हट करके थोड़े संस्कृत के और भी जो छंद है उनका भी प्रयोग करना चाहिए। इन छंदों में जैसे द्रुत विलंबित छंद है, वंशस्थ छंद है, शिखरणी है या वसंत तिलका छंद है, इनका प्रयोग करेंगे तो हिंदी में और ज़्यादा शोभा बढ़ जाएगी, ये कहना चाहती है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी इसमें लिखा है कि किसी ने इन व्रतों का उपयोग आरंभ भी कर दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कुछ कवियों ने इसका आरंभ भी कर दिया है। ये सूचना उन्हीं लोगों के लिए है जो सब प्रकार के छंद लिखने में समर्थ है। ये छंद जो सारे छंद लिखने में समर्थवान है, ऐसे लोगों के लिए मैंने सूचना दी है या ये जो निबंध लिखा है। जो घनाक्षरी और दोहे अथवा चौपाई की सीमा का उल्लंघन करने में असमर्थ है, जो कवि घनाक्षरी छंद के अलावा, दोहे छंद के अलावा, चौपाई छंद के अलावा और कुछ नहीं लिखना जानते, यानी उनकी सीमा का उल्लंघन करने में असमर्थ है, उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वो केवल दोहा चौपाई या घनाक्षरी छंद में ही लिखें। लेकिन जो विशेष कवि हैं, जो सभी छंदों को लिखने में सामर्थ्यवान है, वो संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग अपने इसमें करना चाहिए। तो अब देखिए इसमें विशेष वाले में क्या नाम इसको प्रसंग से कैसे लिखना है। प्रस्तुत अवतरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कवि कर्तव्य नाम शीर्षक निबंध से लिया गया है, ये उद्धृत है। और द्विवेदी युग से पूर्व हिंदी के अधिकतर कवि ब्रज भाषा में लिखते थे प्यारे विद्यार्थियों, और उसमें दोहा चौपाई घनाक्षरी आदि छंदों का ही प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर द्विवेदी जी ने कवियों को संस्कृत के छंदों को
का प्रयोग भी अपनी कविता में रचना में करने के लिए भी कहा है। यहाँ पर ये बात कही है कि द्विवेदी जी ने कवियों को संस्कृत के छंदों में भी काव्य रचना करने के लिए उनको कहा गया इस गद्यांश में। अब देखिए लेखक का कथन है, लेखक ये कह रहे हैं कि गणाक्षरी, सवैया, ये दोहा, चौपाई आदि के अतिरिक्त और भी छंद है, अन्य छंद भी है जिसमें काव्य रचना की जा सकती है। इस छंद के पूरा वर्णन बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश का व्याख्या बता रहा हूँ। लेखक कहना चाहता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं ये निर्देश ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, कदापि नहीं दे रहा हूँ कि इन दोहा, सवैया, इन छंदों को बिल्कुल ही त्याग कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। इनको भी लिखो, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए छंदों को भी लो हिंदी में, इनमें काव्य रचना नहीं की जावे, ये मैं नहीं कहता। लेखक का अभिप्राय ये है, लेखक का मतलब ये है कि हिंदी के प्रचलित उक्त छंदों के साथ साथ, उक्त छंद माने दोहा, चौपाई, गणाक्षरी, इन छंदों के साथ साथ संस्कृत के जो अति श्रेष्ठ उत्तमोत्तम जो छंद है, श्रेष्ठ छंद है, उनका भी प्रयोग करना चाहिए, वो भी हिंदी में लाइए आप। ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरित उनको कर रहे हैं कवियों को उस समय के। तो संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों में बहुत सुंदर सुंदर छंद का प्रयोग किया है, उन छंदों को भी हिंदी काव्य रचना में अपनाना चाहिए और हिंदी में उनका प्रचार किया जावे। संस्कृत के ऐसे सर्वाधिक जो श्रेष्ठ छंदों में जैसे द्रुत विलंबित छंद का नाम आता है, नभभर नाम से जो होता है, नभो भरो, नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम से जो 12 वर्णों का वर्ण होता है इसमें, ठीक है ना, 12 वर्णों का छंद है ये द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद है, वसंत छंद है, वसंत तिलका आदि की गणना की जाती है, उन छंदों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी के कुछ कवि इन छंदों का काव्य रचना में प्रयोग करने भी लगे हैं। इस बात से हिंदी के काव्य जगत में छंदोगत नवीनता और सरसता आ जाएगी। कुछ कवि है वो अब इन छंदों का प्रयोग करने लगे हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बड़ी खुशी की बात है और इससे हिंदी में एक नवीनता प्रारंभ हो जाएगी, नवीनता सरसता आ सकेगी। हिंदी के नए कवियों के लिए अनुकरणीय कर्तव्य बनता, उनका एक अनुकरणीय कर्तव्य है उनका कि वह नए नए छंदों का प्रयोग करें। लेखक कहता है कि हिंदी में संस्कृत के काव्यों के छंदों के प्रयोग प्रारंभ करने की सूचना उन्हीं लोगों के लिए दी जा रही है जो सब तरह के छंद करने में प्रचलित, जो संस्कृत के छंद में प्रचलित, अप्रचलित जो छंद है, अल्प प्रचलित जो छंद है, उनका वो प्रयोग करने में समर्थ है। मैं केवल उन लोगों के सूचित कर रहा हूँ कि जो हिंदी और संस्कृत के प्रचलित, अल्प प्रचलित जो छंद है उनका प्रयोग करने में समर्थ है। लेकिन जो कवि केवल घनाक्षरी, दोहा, चौपाई आदि में ही लिख सकते हैं और उनसे अतिरिक्त छंदों में काव्य रचना करने में वो समर्थ नहीं है, उनके लिए उक्त सूचना नहीं है, उनके लिए उक्त सूचना ही है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत काव्य के छंदों का प्रयोग नितांत जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो अपने कविता में इन छंदों का प्रयोग करे ही, लेकिन जो छंद का प्रयोग करना समर्थ है करने में, उन्हें करना चाहिए, उनका कवि कर्तव्य यही है। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, द्विवेदी जी ने समकालीन जो कवि अपने समय के कवि थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोज जी, और उसके अलावा और भी जो कवि थे, उनके द्वारा संस्कृत के छंदों के प्रयोग की ओर लक्ष्य करके अपना अभिमत व्यक्त किया। यानी उन्होंने, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोज जी ने अपनी काव्य रचनाओं में संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया था, तो इसलिए उनके ओर अभिमत करके बात व्यक्त की है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि हिंदी काव्य रचना में छंद के प्रयोग की संभावनाओं की विवेचना की गई है कि छंदों का प्रयोग हिंदी में किया जाना चाहिए, ऐसी संभावना प्रकट की गई है। भाषा सरल है, शैली विवेचनात्मक है, भाषा सरल है, शैली विवेचनात्मक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं दोनों गद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे कवि कर्तव्य की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध को, गद्यांशों को, आगे के गद्यांशों को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों गद्यांशों को ठीक प्रकार से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे प्रसंग व्याख्या विशेष के सहित। तो इन गद्यांशों की व्याख्या ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।